हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद आमिर सोहेल है। आज मैं आप लोगों को 10th का इतिहास पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। बोलता है इटली के एकीकरण मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो किसका संबंध नहीं था इटली से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बिस्मार्क। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, बी है मेज़नी, सी है काबूर, डी है गैरी वाल्डी। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए बिस्मार्क। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, इसका विरोध कौन किया था, ठीक है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन है इंग्लैंड, बी नंबर ऑप्शन है रूस, सी नंबर है ऑस्ट्रिया और डी नंबर है पारसा। तो आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया क्या था, उसका विरुद्ध था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में बोलता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, यानी प्रमुख कौन था। तो मेज़नी, गैरीवाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। 1864 ईस्वी में, 1866 में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसका उत्तरदायी कौन था। ए है काउंट काबूर, बी है बिस्मार्क, सी है गैरीवाल्डी और डी है मेज़नी। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिस्मार्क।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसके बाद किस प्रकार का वहाँ शासन स्थापित हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? तो आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी राज्य विधानसभा। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंब किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। तो लौह, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो हम आपको बता दिए थे कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी, आगे हम लोग पढ़े थे कि 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी को। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए है 1815 ईस्वी में, बी है 1818 ईस्वी में, सी 1820 ईस्वी में, डी 1848 ईस्वी में। चलिए आप लोग आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1815 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे या राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? चलिए आप लोग आंसर मार दीजिए। तो ये कौन थे? तो समाज सुधारक थे। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोलता है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, इसके बाद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे? तो गैरीवाल्डी, अधिकतर आप किताब या नोट्स में देखिएगा कि गैरीवाल्डी का पेशा किसान देता है, लेकिन ये सही नहीं है। असल में गैरीवाल्डी के पेशे से क्या थे? वो एक नाविक थे। ठीक है, नाविक मतलब नाव चलाने वाले। ठीक है, समझ गए? तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। समझ लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन हल हो गया आपके एग्जाम रूम में। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काउंट काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीवाल्डी ने? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैजनी ने। ठीक है, मैजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? किसको कहा जाता था? आप लोग आंसर दीजिए। यूरोप का मरीज। चलिए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का युद्ध एकीकरण पूरा हो गया? क्रीमिया का युद्ध, सोडाओ का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध? आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सीडान का युद्ध। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ सीडान का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का था? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी वर्तमान में इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप और डी है पश्चिमी एशिया? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा इटली और जर्मनी यूरोप
महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? ए है हैप्सबर्ग, बी है ऑर्लिया, सी है बूर्बो, डी है जारशाही। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में जो शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी वो था बूर्बो। ठीक है, इसका आंसर सी सही होगा, बूर्बो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? सेडान में, सोडावा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। सेडान में हुआ था। ठीक है, ए नंबर सही है, सेडान में हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। जालवेरिन एक संस्था थी तो क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, या संगीतज्ञ था, या कूटनीतिज्ञ था? एकदम ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, तो बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1829 ईस्वी में ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा यूनान का, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना का, कार्बोनरी का, फिलिक हेटारिया
आपका डाइट का। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी का। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में। चलिए आप लोग आंसर कीजिए इसका। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1688 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी को, 1791 ईस्वी को, 1801 ईस्वी को, 1804 ईस्वी को। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1804 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी को, 1815 ईस्वी को, 1830 ईस्वी को, 1848 ईस्वी को। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1810 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3, 4। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय यानी किसकी हार हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तुर्की की का आंसर हो जाएगा तुर्की की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमानोव। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने
प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस ने। ठीक है, ए, रूस ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं, मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। ठीक है। चलिए आप लोग 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, इटली में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑस्ट्रिया में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्सा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच? ये सब भाषा है। ठीक है, तो हंगरी की भाषा कौन सी? आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की? इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। इस पर थोड़ा शक लग रहा है। इसका आंसर, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, गैरीबाल्डी ने। ठीक है, तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन III। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म
किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुनर्जागरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। चलिए आप लोग आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा डी, विलियम प्रथम। पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ठीक है, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सोडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए, पर्सा की, बी, सिडनिया की, सी, ऑस्ट्रिया की, डी, नेपल्स की। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। सोडाओ के युद्ध में किसकी पराजय, पराजय मतलब हार हुई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? हम लोग आगे पढ़ते हैं। बिस्मार्क ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। क्या सबका तो आगे पढ़ा ही चुके हैं। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क ने। ठीक है, अब अंतिम नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर। उससे पहले आपको यह बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी जब भी आप वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा। और कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर और वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। तो काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़े थे, प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन आज हल कर लिए हैं। फिर मिलेंगे। आप लोग ऐसे ही सहयोग बना कर रखिएगा और अच्छा से पढ़िए, अभी से ही मेहनत करिए। कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि अंतिम में मेहनत करेंगे, वही बच्चे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, अभी से मेहनत करिए और अंतिम में आपको उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग खुश रहिए।